आज लड़के का जन्मदिन है। उसके पिता उसे गिफ्ट में एक अनोखी स्मार्ट वॉच देते हैं। उसकी कलाई कट गई है, खून बह रहा है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि ये स्मार्ट वॉच निकाली नहीं जा सकती, लेकिन आगे चल के ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। लड़का कभी समझ नहीं पाता कि आखिर इसका क्या काम है। आज साल 2067 है। एथन इस रिस्टबैंड को लगाए हुए बड़ा हो चुका है। इस समय पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि के कारण धरती पर मौजूद अधिकांश पेड़ पौधों का नाश हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी के कारण करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और जो बच गए हैं वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। ये बचे खुचे लोग अपनी जिंदगी सिंथेटिक ऑक्सीजन के सहारे चला रहे हैं, लेकिन सिंथेटिक ऑक्सीजन के भी गंभीर दुष्प्रभाव है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से इसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एथन की घरवाली भी इससे पीड़ित है। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि एथन अधिक से अधिक पैसा कमाकर उसके लिए सर्वोत्तम किस्म की ऑक्सीजन खरीदता है, लेकिन इससे उसकी बीमारी में कोई मदद नहीं होती और एक दिन उसे क्रोनिकॉप से बुलावा आता है। एथन और उसका जिगरी दोस्त जेट कंपनी के हेडक्वार्टर जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंथेटिक ऑक्सीजन निर्माता कंपनी है। कंपनी की मालकिन टुनटुन एथन से कहती है कि वो इस प्लेनेट को खत्म होने से बचा सकता है। ये सुनकर एथन हैरान है। आखिर आंटी बोल क्या रही है जहाँ वो और उसका साथी जेट टाइम मशीन को देखकर अचंभित रह जाते हैं। और उससे भी ज्यादा अचंभा उन्हें इस बात का होता है जब एक साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि साल 2474 से उन्हें एक मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि एथन को यहाँ टेलीपोर्ट करो, जिससे ये भी साबित होता है कि इतने सालों के बाद भी मनुष्य विलुप्त नहीं हुए हैं और निश्चित है उस वक्त में ऑक्सीजन की समस्या का समाधान हो चुका है। टुनटुन एथन को यकीन दिलाती है कि अगर वो वहाँ पहुँच गया और उसने एंटीडोट पा लिया और उसे वापस यहाँ ले आया तो वो इस समय के लोगों को बचा सकता है। लेकिन एथन को समझ नहीं आता कि इस काम के लिए आखिर उसे ही क्यों चुना गया है। वो नहीं जानता कि उसे ये जोखिम लेना भी चाहिए या नहीं। वो अपनी बीवी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वो सोचता है कि उसकी बीवी भी तो ऑक्सीजन की बीमारी से पीड़ित है तो वो इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन एथन टाइम मशीन में बैठकर समय में 400 साल आगे चला जाता है। वो देखकर चकित है कि इस समय की पृथ्वी पेड़ पौधों से भरी है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मानव जीवन समाप्त हो चुका है और शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। इसका मतलब इंसानों को ऑक्सीजन का कोई हल नहीं मिल पाया और उसका विनाश हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो इस समय से 400 साल पहले किसने ये संदेश भेजा कि एथन को यहाँ भेजो। अब अपने स्मार्ट डिवाइस का अनुसरण करते हुए एथन एक खास जगह पर पहुँचता है। वो वहाँ पड़े एक कंकाल को देखता है जिसके खोपड़ी पर एक गोली का निशान है और उससे भी ज्यादा डराने वाली बात है कि उसने वही कपड़े पहने हैं जैसे एथन ने पहने हुए हैं और उसके कपड़ों पर भी उसके नाम का टैग लगा है। यहाँ तक कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिस्टबैंड भी एक जैसी है, केवल उनके एलईडी के रंगों में फर्क है। साफ है एथन भी उसी की तरह यहाँ मरने वाला है। उसे उस मरे हुए एथन का स्मार्ट डिवाइस मिलता है जिसमें उसे आखिरी रिकॉर्डिंग मिलती है। उस रिकॉर्डिंग में उसे अपने अलावा एक दूसरे आदमी की आवाज सुनाई देती है जिसने उस एथन को मारा था। ये सब सुनकर एथन बहुत ज्यादा डर जाता है। अब रात होती है और एथन को भूख लगती है तो वो एक जंगली फल तोड़ कर खा लेता है। जब उसकी नींद खुलती है वो अपने सामने अपने साथी जेट को बैठा पाता है। वो बताता है जब उसने जहरीले बेर खा लिए थे तो साइंटिस्ट को वहाँ इसका पता चल गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। अब दोनों मिलकर जल्दी ही एक दूसरे लोहे के दरवाजे का पता लगा लेते हैं जहाँ एक अत्याधुनिक स्कैनर बाहर निकलता है जो एक लाल प्रकाश द्वारा एथन की आंखों को स्कैन करता है, जिसके बाद खुद ब खुद दरवाजा खुल जाता है। अब दोनों अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एक कंप्यूटर मिलता है जिसमें लिखा है एथन तुम्हारा स्वागत है। एथन एंटर की दबाता है तो उसके हाथ पर बंधी रिस्टबैंड कसने लगती है, जिसके तुरंत बाद उसके एलईडी का रंग बदलकर लाल से हरा हो जाता है और अगले ही पल वहाँ मौजूद सारे उपकरण जागृत हो जाते हैं, जिनमें से एक टाइम मशीन भी है। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये वही लैब है जहाँ से टेलीपोर्ट करके उन्हें यहाँ भेजा गया है। अब टाइम मशीन एक्टिवेट हो चुकी है जो अगले 4 घंटों में वापस 2067 से कनेक्ट हो जाएगी। एथन को ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ लगता है। उसे जेट का उसके पीछे आना भी शक पैदा करता है। एथन सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है। वो यहाँ घटी पिछले समय की गतिविधियों को देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये उसके पिता थे जिन्होंने इस टाइम मशीन को बनाया था। अब अचानक सिस्टम बंद पड़ने लगता है क्योंकि लैब को रिपेयर की जरूरत है, जिसके कारण पावर सप्लाई सिस्टम में खराबियां आ गई है। अब अगर 4 घंटों में पावर की समस्या का हल नहीं किया गया तो वो दोनों कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। दोनों ऊर्जा की तलाश में शहर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो अपने सामने की तस्वीर देखकर दंग रह जाते हैं। पूरा शहर मलबे में बदल चुका है, जीवन के कोई निशान नहीं बचे। ये आज से 400 साल आगे की पृथ्वी है। अपने समय में वापस जाने के लिए दोनों एनर्जी की तलाश में भटकने लगते हैं। रास्ते में एथन को उसकी बीवी का स्कूल दिखाई देता है जहाँ वो पढ़ाया करती थी। अपनी बीवी के कंकाल को देखकर एथन को बहुत निराशा होती है। वो जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। जेड उसे हिम्मत दिलाता है और फिर से उसे खड़ा करता है, लेकिन अचानक एथन को याद आता है कि उस मरे हुए एथन के स्मार्ट डिवाइस में उसे मारने वाली की आवाज वो जेड की आवाज है। एथन को विश्वास नहीं होता कि जेड उसे मारेगा, लेकिन समय कम हो रहा था और उनके पास कुछ और सोच विचार करने का समय नहीं था। उन्हें जल्दी से जाकर पावर सप्लाई को सही करना था। लैब में लौटने के बाद एथन सफलतापूर्वक टाइम मशीन को सही कर देता है। वो अपने पिता की फुटेज को फिर से चलाता है, जिससे उसे एक चौंका देने वाले रहस्य का पता चलता है। उसके हाथ में बंदी इलेक्ट्रॉनिक रिस्टबैंड ही सारे रहस्यों की चाबी है, क्योंकि जब उसके पिता ने ये टाइम मशीन बनाई थी तो उन्हें 400 साल आगे से एक मैसेज प्राप्त हुआ था, लेकिन उस समय एथन एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता उसके बड़े हो जाने का इंतजार करना चाहते थे ताकि उसे फ्यूचर में भेजकर पृथ्वी को बचाया जा सके, लेकिन टुनटुन की सोच दूसरी थी। वो किन्हीं खास लोगों को भविष्य में भेजना चाहती थी ताकि मानव सभ्यता को फिर से स्थापित किया जा सके। लेकिन एथन के पिता ने उसका विरोध किया और टुनटुन ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि एथन के पिता को वो मैसेज पहले ही मिल चुका था, जिसके बाद उन्होंने टाइम मशीन को लॉक करने की प्रोग्रामिंग कर दी और सिर्फ एथन की ब्रेसलेट और उसका डीएनए मिलकर ही टाइम मशीन को अनलॉक कर सकते थे। और एथन को टेलीपोर्ट करने का प्लान टुनटुन का था और जेड भी एक अंडरकवर एजेंट था जिसे शुरू से एथन के साथ एक साजिश के तहत रखा गया था। और जब वो टाइम मशीन को
सही कर देंगे तो टुनटुन अपने खास आदमियों के साथ यहाँ आ जाएगी। ये सब देखकर एथन बुरी तरह टूट जाता है। एथन के सवालों का जेड के पास कोई सीधा जवाब नहीं है। एथन टाइम मशीन को तबाह करके टुनटुन की योजना पर पानी फेरना चाहता है। आखिर दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो जाती है और जेड अपनी बंदूक निकाल लेता है। सब कुछ ठीक वैसे ही घट रहा है जैसा कि उस रिकॉर्डिंग में था, लेकिन लंबे समय से जिसका दोस्त बनकर रहा उसे जेड गोली मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बहुत सोचने के बाद जेड को एहसास होता है कि अगर उसने एथन को गोली मार भी दी तब भी मानव सभ्यता तो समाप्त होने ही वाली है। इस समय जेड ही होनी को बदल सकता है। वो एकदम से बंदूक की नली खुद के ऊपर लगा देता है। वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का निर्णय लेता है। उसी समय इतिहास बदल जाता है। एक नई जिंदगी पाकर एथन स्क्रीन के पास जाता है। अपने पिता को मैसेज भेजता है कि एथन को यहाँ भेजो। इस तरह एक बंद लूप बन जाता है। दूसरी तरफ टुनटुन एक बड़ी फौज के साथ तैयार खड़ी थी। तभी टाइम मशीन में एक तेज प्रकाश होता है। ये क्या? भविष्य से घास फूस का एक ढेर भेजा गया है जिसके साथ वो सबूत भी है जिसमें टुनटुन एथन के पिता को मार रही है। ये सब एथन ने किया था इस आशा में कि इससे साइंटिस्ट पर्यावरण को एक बार फिर स्थापित कर पाएंगे। उसके बाद वो टाइम मशीन को तबाह कर देता है। लेकिन इस तरह एथन खुद हमेशा के लिए 24/74 में कैद हो गया। टुनटुन को भी पुलिस पकड़ कर ले गई। सारा काम निपटाने के बाद एथन बाहर निकल कर आता है। वो ये देखकर चकित रह जाता है कि उसका हड्डियों का कंकाल वहाँ से गायब हो चुका है। उसकी तकदीर फिर से लिखी जा चुकी है और साथ ही मानव जाति की भी तकदीर बदल गई है। वो भागकर जाके देखता है पहले जो शहर तबाह हुआ दिखाई दे रहा था अब वो पूरी तरह से बदल चुका है, जहाँ टेक्नोलॉजी और नेचर एक साथ विकसित हुए हैं। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।